हेलो एवरीवन। तो इस सेशन में अब हम देखेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बेस्ड होके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या क्वेश्चन बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लास्ट डे हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की कहानी देखा था लास्ट सेशन में। अब इसमें देखेंगे उससे रिलेटेड कैसे या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे पास फार्मूला था कि यदि हमारे पास दो मास है और पॉइंट मास है m1 और m2 और दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अभी के लिए दिया हुआ है r, तो ऑब्वियसली फर्स्ट मास सेकंड पे फोर्स लगाएगा और उस फोर्स को हमने लिखा था F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू मास 1। उसी तरह सेकंड मास फर्स्ट पे फोर्स लगाएगा, दैट इज F12, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू मास 2। और दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल होता है तो वी कैन कंसिडर द मैग्नीट्यूड टू बी इक्वल। और वो हमारे जो फार्मूला आया था फाइनल फोर्स का फार्मूला, मैग्नीट्यूड का फार्मूला हम लिख रहे हैं, वो आया था G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इस फार्मूले पे बेस्ड होके क्या क्या न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो देखते हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल बेसिकली इस फार्मूले से रिलेटेड तीन टाइप के हम देखेंगे। पहला देखेंगे एक जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, यानी पहला जो न्यूमेरिकल का टाइप बेसिकली बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। तो पहले देखेंगे फॉर टू पार्टिकल सिस्टम या टू मास सिस्टम आप बोल सकते हो। तो टू मास सिस्टम यानी क्वेश्चन में बेसिकली दो मास दिया रहेगा और दोनों के बीच में फोर्स पूछा जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन का टाइप बनता है वो बनता है टू मास सिस्टम के लिए नल पॉइंट क्या होगा। ओके, सो नल पॉइंट या फिर उसी को बोल सकते हैं लोकेशन ऑफ नल पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके सर। और तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा दैट इज फॉर मल्टीपल मास सिस्टम। सो थर्ड टाइप दैट इज मल्टीपल मास सिस्टम, मल्टीपल मास सिस्टम। तो ये तीन टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, एक एक करके सभी को देखते हैं। बट हमारा फोर्स का फार्मूला वही रहेगा, दैट इज G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बट याद रखेंगे ये फार्मूला केवल पॉइंट मास या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए हम बोल सकते हैं वैलिड है। यानी ये फार्मूला में जो r है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू सेंटर, यानी पहले ऑब्जेक्ट का सेंटर समवेयर यहाँ पे है, दूसरे मास का सेंटर समवेयर यहाँ पे है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। इस पे बेस्ड होके हमें कहानी देखना है, यानी पॉइंट मास होना चाहिए तभी हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे। तो r बेसिकली मैटर करता है। तो इस फॉर्मूले से बेस्ड होके पहला क्वेश्चन देखते हैं टू मास सिस्टम के लिए, यानी दो मास दिया रहेगा और फोर्स की वैल्यू पूछेगा। सिंपल यदि बोला जाए 2 kg 4 kg डिस्टेंस 5 मीटर दिया है तो आप ऑब्वियसली फॉर्मूले से वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ पे g की वैल्यू भी आपको पता है, g की वैल्यू कितना होता है 6.67 10⁻⁻11। और यूनिट की बात करें तो ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, तो ये तो वैल्यू आपको पता ही है, g की वैल्यू m1 m2 और r दिया रहेगा, फोर्स निकल जाएगा सर। तो ये सिंपल कहानी हो गया टू मास सिस्टम के लिए। बट ये पॉइंट मास है, ये याद रखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है वो है कि फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द रॉड एंड द स्फीयर। यानी हमने जो फार्मूला याद रखा वो तो पॉइंट मास के लिए, बट अभी के लिए एक स्फीयर है और दूसरा एक रॉड है। तो रॉड तो एक्सटेंडेड मास हो गया, तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा वही हमें फाइंड आउट करना है। तो जनरली ऑप्शन में इस तरह के क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या दिया रहता है कि तुरंत स्टूडेंट क्या करते हैं, लेंथ ऑफ रॉड जो है उसका आधा बना देंगे और सेंटर ऑफ मास वो ले लेते हैं। यानी जो गलत मेथड फॉलो करता है पहले वो बताते हैं। तो गलती क्या करते हैं, वो रॉड का सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं और स्फीयर से लेकर के रॉड का सेंटर तक का डिस्टेंस ले लेता है। यहाँ पे मास m और स्फीयर रॉड और स्फीयर के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस हैज बीन गिवन r। तो ऑब्वियसली वो लिखता है r प्लस और क्या डिस्टेंस होगा सर, ये सेंटर तक गया तो ये l/2 लिख देता है, l/2। और ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने बोलते हैं तो तुरंत फार्मूले लिख देते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज G m1 मास मतलब स्फीयर का मास, m2 का मतलब रॉड का मास जो कि कैपिटल M है, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो वो डिस्टेंस r प्लस l/2 का स्क्वायर लिख देता है जो कि गलत है। ओके, ऐसे हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है, ना कि सेंटर ऑफ मास पे। और इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास दोनों अलग होगा। तो ये फार्मूले या ये मेथड बेसिकली गलत है। तो क्या गलती करते हैं वो हमने बता दिया। अब सही कैसा क्या मेथड है सर, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे हमें 2 पॉइंट मास चाहिए, तभी हम वो फार्मूला लिख सकते हैं G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। दैट फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर द 2 पॉइंट मास। तो पॉइंट मास बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है
कि इस केस में थोड़ा सा इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा। तो एक तो हमारा पॉइंट मास ऑलरेडी है, तो इसके सेंटर से हम कुछ दूर पे जाएंगे और पूरा रॉड ना कंसिडर करके रॉड का एक छोटा सा पोर्शन यानी रॉड के अंदर एक पॉइंट मास कंसिडर करेंगे। तो करते हैं सर। सबसे पहला काम क्या है कि हमें मूव करना है इसके सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से कुछ दूर आगे जाना है। ओके सर, चले जाओ। तो स्फीयर के सेंटर से कुछ दूर आगे चले गए और आगे जा कर के रॉड के अंदर हमें एक छोटा सा मास कंसिडर करना है। तो वी नीड टू कंसिडर अ स्मॉल मास इनसाइड द रॉड। तो यहाँ तक गए, कितने डिस्टेंस पे गए सर? x डिस्टेंस पे गए और x डिस्टेंस पे जा करके एक छोटा सा लेंथ कट किया रॉड का, जिसका लेंथ है dx। तो बेसिकली हमने x पे जाके dx लेंथ कट किया है और इस छोटे से लेंथ के अंदर रॉड में एक छोटा सा मास होगा एंड दैट मास इज आवर dm मास। अब ये जो dm है और जो हमारा स्फीयर है, ये दोनों क्या हो गया? बेसिकली एक पॉइंट मास के जैसा हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर? तो तुरंत हमें जस्ट पॉइंट मास के लिए फॉर्मूले अप्लाई कर देने हैं और वहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकल जाएगा। तो निकालते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पॉइंट मास के लिए, यानी ये स्फीयर एक पॉइंट मास हो गया और ये जो dm ली है ये एक पॉइंट मास। यानी अब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं स्फीयर और ये छोटा सा dm मास भी पॉइंट मास, ये भी पॉइंट मास, और ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो छोटे से मास की वजह से एक छोटा सा फोर्स आएगा। यानी इस केस में जो हम फोर्स लिख रहे हैं दैट इज फोर्स बिटवीन m एंड dm। dm क्या है? रॉड का एक छोटा सा पोर्शन का मास है। ओके, तो सबसे पहले dm की वैल्यू हम साइड में आपको निकाल देते हैं। dm की वैल्यू कैसे निकालते हैं? टोटल रॉड का लेंथ है l, तो l लेंथ में मास रॉड का कितना है? कैपिटल M। टोटल रॉड का लेंथ है l, तो l लेंथ में मास है m, तो 1 लेंथ में कितना होगा? 1 में हो जाएगा m/l। हमें कितने लेंथ में चाहिए? हमें तो dx लेंथ में चाहिए। ये जो छोटा सा सेगमेंट हमने कंसिडर किया है इसका लेंथ कितना है? dx है। तो dx लेंथ में कितना मास होगा? तो dx लेंथ में मास हो जाएगा m/l इंटू dx, और इसी मास को हम क्या बोल रहे हैं? उतने dx लेंथ में जो मास है उसी को हम बोल रहे हैं क्या? dm। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ dm। दिस इज हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ dm। तो dm निकालने का ये तरीका है कि l लेंथ में मास है m, तो 1 लेंथ में मास हो जाएगा m/l, तो dx लेंथ में हो जाएगा m/l इंटू dx। इसको कई बार डायरेक्ट भी लिखते हैं, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ दैट इज इक्वल टू dm। ये कई सारे बुक में इसको लैम्डा के टर्म में भी लिखा रहता है, बट अभी के लिए हम ऐसे समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा dm की वैल्यू निकल गया। अब यदि फोर्स की बात करें तो फोर्स किसके बीच में? m मास और dm मास के बीच में। तो स्मॉल फोर्स होगा, क्योंकि स्मॉल मास लिए हैं तो ऑब्वियसली फोर्स भी हमारा स्मॉल होगा। तो स्मॉल फोर्स की वैल्यू लिख रहे हैं सर, फोर्स बिटवीन m मास एंड dm मास कितना हो जाएगा? वो df हो जाएगा। यानी स्मॉल फोर्स को df लिखना पड़ेगा, जैसे dm होता है उसी तरह यहाँ पे क्या है? df। छोटे मास के लिए छोटा सा फोर्स होगा, फार्मूला तो वही रहेगा g m1 मतलब स्फीयर का मास, m2 मतलब वो छोटा सा dm मास, एंड देन डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब यदि dm और m के बीच में डिस्टेंस देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो बेसिकली अप्रॉक्स x के बराबर ही है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? x स्क्वायर। ये हो गया बेसिकली g m dm बाई x स्क्वायर। अब dm की जस्ट वैल्यू प्लग करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, तो dm की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। सो g मास इज m एंड dm की वैल्यू आपने इधर निकाला है, दैट इज कैपिटल M बाई L इंटू dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो ये हमने dm की जस्ट वैल्यू पुट कर दिया। अब टोटल निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा इंटीग्रेशन df और राइट साइड में जो कांस्टेंट है इसको बाहर लिख देते हैं। तो g कांस्टेंट है, कैपिटल M कांस्टेंट, स्मॉल m कांस्टेंट, डिवाइड बाय L कांस्टेंट, और ये x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा x टू द पावर -2 और dx, और ये x तो वेरिएबल है तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। अब क्वेश्चन है सर रेंज क्या लेंगे इस केस में? तो रेंज हमेशा एक एंड, ऑब्जेक्ट के एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट में इस एंड से लेकर के हमें यहाँ तक जाना है, तो एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करना है। एक एंड के लिए यानी इस एंड के लिए यदि बात करें, इस एंड के लिए तो x की वैल्यू r के बराबर है, और इस एंड के लिए यदि बात करें तो वो r प्लस l के बराबर है। कहने का मतलब एक एंड के लिए x की वैल्यू r है और दूसरे एंड के लिए r प्लस l है। तो ये रेंज इस तरह से हमें पुट करना पड़ता है। अब इस सिंपल इंटीग्रेशन कर देते हैं, df का
इंटीग्रेशन टोटल फोर्स आ जाएगा। कांस्टेंट है जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय L। ओके, अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में पावर एक इंक्रीज होता है, पावर से डिवाइड हो जाता है। तो पावर है -2, उसको एक इंक्रीज कर दो तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, x टू द पावर -1 हो जाएगा। एक बढ़ा देते हैं तो -2 + 1 डिवाइडेड बाय -1, जो भी पावर है उसको डिवाइड कर दिए। अब रेंज पुट कर देते हैं सर, तो रेंज हो जाएगा r से लेकर के r + l तक। ओके, अच्छी बात है। अब इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ से, ध्यान से देखो तुम, फोर्स दैट इज इक्वल टू, ये माइनस को बाहर निकाल देते हैं, इस माइनस को बाहर निकाल दिया तो -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय L। ओके, और ये x टू द पावर -1 है, x टू द पावर -1 मतलब 1/x हो जाएगा, और रेंज r टू r + l हो गया सर। अब जस्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो जहाँ पे x है वहाँ अपर लिमिट प्लग कर देते हैं, तो फोर्स का जो वैल्यू आएगा हमारा -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय L, और अपर लिमिट अब रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/r + l माइनस लोअर लिमिट 1/r, यानी x की जगह पे एक बार r + l माइनस x की जगह पे r। अब जस्ट सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। सो व्हाट विल द फाइनल फोर्स का वैल्यू दैट इज इक्वल टू, बाहर कितना है -g mm/l है, सो दिस इज g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय l, और ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसका LCM ले रहे हैं, तो नीचे यदि LCM लेंगे तो ये हो जाएगा r × r + l, और जब r इधर ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो है पूरा ये इधर मल्टीप्लाई होगा, बट बीच में माइनस है इसलिए -r -l आ जाएगा। ये r से r हो गया कैंसिल, तो ऊपर बचा क्या -l, और बाहर भी माइनस है, तो फाइनली माइनस माइनस कैंसिल, ये l और ये l भी कैंसिल, तो हमारा फाइनल फार्मूला आ गया g × कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r × r + l का फाइनल आंसर। ओके, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द रॉड एंड बोल सकते हैं स्फीयर, रॉड और स्फीयर के बीच में ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फाइनल फार्मूला आ गया। तो आप इस फार्मूले को याद भी रख सकते हो, और ये फार्मूला यदि हमें याद है तो इसलिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वैल्यू g m1 m2 डिवाइड बाय r × r + l करना है, यानी r का स्क्वायर नहीं लेना है, डिस्टेंस स्क्वायर नीचे होता है, तो एक डिस्टेंस यहाँ तक आ जाएगा और दूसरा डिस्टेंस यहाँ तक आ जाएगा, यानी एक एंड के लिए यहाँ से यहाँ r डिस्टेंस है और दूसरे एंड के लिए r + l लेना है। तो ध्यान से देखेंगे तो r² के जैसा ही है बट वैल्यू अलग है। तो इस तरह से 2 मास सिस्टम के लिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, दैट वाज फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम। अब बात करते हैं नल पॉइंट से रिलेटेड यदि क्वेश्चन दिया तो कैसे पूछेगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ नल पॉइंट। पहले नल पॉइंट समझ लेते हैं क्या होता है, या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नल पॉइंट। सो नाउ वी हैव नल पॉइंट। नल का मतलब होता है जीरो। सो एक ऐसा पॉइंट जहां पर नेट फोर्स जीरो हो जाए उसी पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब क्या होता है थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। यदि आपको बोला कि वी हैव अ मास ओवर हियर, ओके, दिस इज m1 मास, उसी तरह से एक इधर मास है दैट इज अ m2 मास, तो m1 और m2 आ गया। चलो सर, अब यदि दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको दिया हुआ है दैट इज r फ्रॉम हियर टू हियर, ये डिस्टेंस भी गिवन है कि ये r डिस्टेंस है। ओके, एक का मास कितना है, दिस इज मास m1, लेट मी राइट द मास, दिस इज m1 मास एंड दिस इज m2 मास। अच्छी बात है। नल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट पे जाके, किसी एक पॉइंट पे जाके एक दूसरा मास रखते हैं और उसके ऊपर जो है नेट फोर्स जीरो हो जाए। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे यहाँ पे मान लो एक मास रख दिए, ओके, दिस इज अ स्मॉल मास m। अब इस मास को पहला मास भी खींचेगा अपनी तरफ और ये दूसरा मास अपनी तरफ खींचेगा, तो उस मास को दोनों ही मास अपने अपने तरफ खींचना चाहता है। तो पहला मास जो है वो इसको इधर खींचेगा, ओके, और दूसरा मास जो है वो इसको इधर खींचेगा। ओके सर, तो ऐसे केस में यदि हमें बोला जाए कि नेट फोर्स यानी फोर्स की यदि बात करें तो ये हो गया फोर्स ड्यू टू फर्स्ट मास, यानी पहला मास इसको इधर खींच रहा है और दूसरा मास इसको इधर खींच रहा है। ओके, और यदि इस फोर्स के ऊपर दोनों फोर्स की वैल्यू यदि सेम हो गया तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे यदि F1 और F2 सेम हो गया
तो ये जो पॉइंट है जहां पे हमने इस मास को रखा है, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा नल पॉइंट। ओके, सो ये यदि P पॉइंट है मान लो, तो P पॉइंट क्या बन जाएगा, नल पॉइंट बन जाएगा। कब, जब F1 और F2 क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो नल पॉइंट का मतलब है कि उस पॉइंट पे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द नेट फोर्स विल बिकम 0। ओके, सो उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब वहां पे कोई भी मास रखो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, बट दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे तो ईजी रहेगा। कैसे डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है सर, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि नल पॉइंट का यानी टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है, यदि दो मास है तो दोनों के बीच में ये जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज नॉन टू अस, और वो कितना है सर, टोटल डिस्टेंस अभी के लिए मान लो ये r है, दिस टोटल डिस्टेंस इज r, यू कैन कंसिडर इट टू बी l ऑल्सो। तो अभी के लिए दोनों मास के बीच में डिस्टेंस r है, नल पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो मान लेते हैं नल पॉइंट जो है वो पहले मास से लेकर के नल पॉइंट का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस x है। सो लोकेशन ऑफ नल पॉइंट बेसिकली हमें फाइंड करना है। सो x की वैल्यू कितना होगा यही हमें फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज x, इट इज अ लोकेशन ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम मास m1। x को क्या बोलेंगे सर, व्हाट इज x, दिस इज लोकेशन ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम कहाँ से, मास m1 मास से ये लोकेशन ऑफ नल पॉइंट है। x इज नथिंग बट लोकेशन ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम मास m1 से लेकर। अच्छा, यदि टोटल डिस्टेंस r है और ये वाला डिस्टेंस हमारा x है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा, टोटल r था, ये x है, तो ये हो जाएगा r माइनस x डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड मास एंड द नल पॉइंट। ओके, अब हमें x की फार्मूले निकालने हैं, तो कंडीशन, बेसिक कंडीशन क्या है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट फोर्स को बैलेंस कर देंगे एंड विल गेट द फार्मूला। सो फॉर नल पॉइंट F1 और F2 दोनों की वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। व्हाट इज F1, F1 इज द फोर्स बिटवीन M1 एंड M, यही गलती होगा, M1 और M के बीच में जो फोर्स है दैट इज F1। तो वो फोर्स की वैल्यू लिखते हैं G, M1 का मतलब M1, M2 का मतलब स्मॉल m मास डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और M1 और M के बीच में डिस्टेंस हमने x माना है, यही तो निकालना है हमें। तो x स्क्वायर इक्वल टू F2 क्या है, F2 इज द फोर्स बिटवीन M2 एंड M। तो फॉर्मूला हो जाएगा G, M1 का मतलब M, M2 का मतलब M2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, r माइनस x का होल स्क्वायर। ओके, हम फाइनल फॉर्मूला जस्ट याद रखेंगे, तो यहाँ से G और G कैंसिल हो गया, M और M कैंसिल हो गया। सो फाइनली हम कुछ इस तरह से लिखते हैं इसको, मान लो इस r को इधर लेके आते हैं, तो r माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट M2 अपॉन M1, डन। अब ये इधर दोनों तरफ स्क्वायर है, तो क्या करो, अंडर रूट डाल दो, यानी ये बेसिकली क्या है, पूरा का होल स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, r माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर उस साइड में जाएगा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ M2 बाई M1। हमें निकालनी है वैल्यू x का, तो जस्ट हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर निकलेगा। तो इसके बाद फिर लिख रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, तो x से ये पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे जो x है इससे पूरे को मल्टीप्लाई कर दो सर, तो कितना हो जाएगा ये x टाइम्स रूट ऑफ M2 अपॉन M1 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या बचेगा, केवल r माइनस एक्स बचेगा। अब ये x को इधर पकड़ के ले आते हैं, तो x इधर आके प्लस हो गया, और पहले से इधर क्या है, x अंडर रूट ऑफ M2 बाई M1, और राइट साइड में r है। अब यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं, तो फाइनली विल हैव 1 प्लस, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो, दैट इज 1 प्लस रूट ऑफ M2 बाई M1 दैट इज इक्वल टू r। तो x का फाइनल फार्मूला आ गया, कितना आया सर, दैट इज इक्वल टू r अपॉन क्या आया, दैट इज 1 प्लस रूट ऑफ M2 बाई M1। ओके, एंड दिस इज आर फाइनल फार्मूला। तो इसको हमें याद रखना है, ये जो फाइनल फार्मूला आया यही है लोकेशन ऑफ नल पॉइंट, बट ये लोकेशन कहाँ से है, याद रखें फ्रॉम M1 है, फ्रॉम M1। So the formula of location of null point from mass m1 that is r upon 1 plus root of m2 by m1। अब ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बनेगा।
क्यों? दिस इज बेसिकली अ इंपॉर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू द नल पॉइंट, और ये फार्मूला यदि हमें याद है तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली बन जाएगा। कैसे बनेगा? एक क्वेश्चन लेते हैं रिलेटेड टू दिस, तो आपके लिए इजी रहेगा। जैसे आपको बोला है, ओके, क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्वेश्चन बोला है फाइंड द लोकेशन ऑफ नल पॉइंट, फाइंड द लोकेशन ऑफ नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब समझ गए ना? आपको कई बार स्टेटमेंट में नल पॉइंट ना दे करके बोलेगा फाइंड द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट एट विच द नेट फोर्स ऑन एनी अदर मास विल बी जीरो, तो उसका मतलब भी वही है। तो पहला जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो मान लीजिए आपको इस तरह से दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? वी हैव मास ओवर हियर, दिस इज 2 kg, ओके, एंड वी हैव अनदर मास ओवर हियर, दिस इज 8 kg, डन। एंड द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू मास, दिस डिस्टेंस इज गिवन हाउ मच सर? 12 मीटर, ओके। सो ऑब्वियसली इनके बीच में कहीं एक नल पॉइंट है जहां पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। मान लेते हैं कि वो पॉइंट कहाँ पे है? ये यहाँ पे है। यहाँ पर हमने यदि किसी भी मास को रखा तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। क्यों? 2 kg जितना इसको इधर खींचेगा, ये फोर्स 8 kg भी उतना ही खींचेगा, तो ये निकल गया लोकेशन ऑफ नल पॉइंट। अब लोकेशन निकालने के लिए हमें निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम 2 kg, तो इसी डिस्टेंस को हम x बोलते हैं, और x का आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दो जो आपको पता है। So we already know the formula is x equal to r upon 1 plus root of m2 by m1। आपको ये सब सॉल्व करने में 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इतना हो गया, जस्ट वैल्यू पुट करना है। r की वैल्यू कितना है अभी के लिए? 12। r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मास, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ m2 by m1। m2 आपका 8 है, बाई m1 2 है, तो 8/2 रूट 4 आएगा, रूट 4 को बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 12 डिवाइड अपॉन 1 प्लस रूट 4 का मतलब 2 आ गया, तो ये आ गया 12 डिवाइडेड अपॉन 3, और ये फाइनल आ गया। फाइनल आंसर कितना? 4 मीटर। यानी ये जो x की वैल्यू है दैट इज 4 मीटर, एंड दैट्स द फाइनल लोकेशन ऑफ नल पॉइंट। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बनाना बहुत ही ईजी है। यस और नो? तो ऐसे क्वेश्चन जस्ट दिया है तो आप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए। तो आपको बोला है कि इस बार नाउ वी हैव अ मास ओवर हियर, ओके, कितना है सर? मान लेते हैं ये 3 kg है, ओके, और इधर एक और मास दिया हुआ है, दिस इज 81 kg, डन। और दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, हाउ मच सर? डिस्टेंस इज गिवन, दिस डिस्टेंस, लेट अस कंसीडर दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? ये दे दिया है कुछ 6 मीटर 7 मीटर व्हाटएवर, तो अभी के लिए 6 मीटर दिया है, और आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोकेशन ऑफ नल पॉइंट बिटवीन देम। तो नल पॉइंट जरूर दोनों के बीच में कहीं पे होगा। हमेशा याद रखें कि नल पॉइंट इज नियर द स्मॉलर मास, तो दिस इज नल पॉइंट NP। अब ये लोकेशन मान लो आपसे यहाँ से पूछा है, तो x की वैल्यू आपको इजिली निकल जाएगा। x का फार्मूला आपको पता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ x? x इज इक्वल टू r कितना है? 6 डिवाइड अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ m2 बाई m1। m2 है 81 डिवाइड बाई 3 कर दिए, तो 81 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो यहाँ से ये 27 आ जाएगा। ओके, जस्ट 3 से कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स में 27 का जब रूट निकालेंगे तो 27 का आएगा 9 इंटू 3, मतलब ये 3√3 आ जाएगा। ओके, फाइनली √3 की वैल्यू यहाँ पे प्लग करेंगे और ये निकल गया हमारा फाइनल लोकेशन ऑफ नल पॉइंट। यदि मान लो दूसरे मास से पूछा है, ये वाला डिस्टेंस पूछा है, तो उसमें 6 माइनस x कर देंगे तो वो भी लोकेशन निकल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यदि पूछा तो आपको करना क्या है? बेसिकली फाइनल फार्मूले याद रखने हैं। एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ नल पॉइंट? दिस फार्मूला r/1 प्लस रूट ऑफ m2 बाई m1। बट याद रखेंगे x की वैल्यू कहाँ से? फ्रॉम m1 है। सो दैट वाज द 2 मास सिस्टम जिसमें नल पॉइंट से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जाते हैं। अब आते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन जिसमें आते हैं मल्टीपल मास सिस्टम। और मल्टीपल मास सिस्टम में आपसे पूछेगा कि लोकेशन ऑफ नल पॉइंट या नेट फोर्स कितना होगा। सो नाउ वी हैव मल्टीपल मास सिस्टम। मल्टीपल मास सिस्टम से रिलेटेड, 2 मास सिस्टम से रिलेटेड आई होप पूरा कहानी समझ में आ गया होगा। नल पॉइंट की भी कहानी पूरा क्लियर है। अब आते हैं मल्टीपल मास सिस्टम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो मल्टीपल मास सिस्टम से रिलेटेड आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन
any one of the mass, any one of the masses, ओके। तो किसी एक मास के ऊपर हमें नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। क्वेश्चन कैसा दिया है? क्वेश्चन बोला है कि अभी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सो वी हैव अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स के ऊपर मास रखा हुआ है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ आपको दिया हुआ है, दैट इज ए एंड वी हैव द थ्री मास केप्ट ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एक मास यहाँ पे रखा है, एक मास यहाँ पे और एक मास यहाँ पे, और सभी मास सेम है। दिस मास इज एम, दिस इज ऑल्सो एम, दिस इज ऑल्सो एम। तो किसी एक मास के ऊपर पूछा है नेट फोर्स कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट वी नीड टू फाइंड। तो मान लेते हैं अभी के लिए हम इस मास के ऊपर निकाल लें, आप इसके ऊपर भी निकाल सकते हो, इसके ऊपर भी निकाल सकते हो। तो इस पे नेट फोर्स निकालने के कई सारे मेथड हो सकते हैं। एक तो जनरल मेथड है कि यहाँ पे फोर्स कौन लगाएगा, तो फोर्स ये वाला मास लगाएगा, इस वाले ये मास लगाएगा, तो दोनों की वजह से फोर्स तो सेम होगा। क्यों? क्योंकि यदि मान लो ये मास 1 है और ये मास 2 है, तो दोनों ही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इसलिए लगाएगा क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, दोनों तरफ डिस्टेंस भी सेम है और मास भी सेम। यानी m मास के ऊपर जो फोर्स लगाएगा, कौन सर? आइदर दिस मास, तो ये मास इसको इधर खींचेगा अपने तरफ, इधर खींच रहा है, ओके, और ये वाला जो मास है इसको अपनी तरफ इधर खींचेगा, ओके, और ये दोनों फोर्स अभी के लिए सेम हो जाएगा। यानी यदि F1 और F2, 1 के वजह से फोर्स इधर, 2 के वजह से फोर्स इधर, तो दोनों फोर्स की वैल्यू सेम इसलिए होगा क्योंकि मास सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि हमेशा सेम रहे, यहाँ पे 2m मास दे दिया तो F1 और F2 लिखना पड़ जाएगा। तो अभी के लिए F1 और F2 दोनों सेम है, तो हम F और F मान लेते हैं। यानी इस डायरेक्शन में यदि फोर्स की बात करें तो इधर फोर्स लग रहा है F और इधर भी फोर्स लगेगा F। हालांकि यदि अलग मास दिया या अलग डिस्टेंस दिया तो फोर्स F1 F2 लिखना पड़ेगा, और दोनों फोर्स की वैल्यू अभी क्या है? सेम है। तो F की वैल्यू यदि आपको लिखनी पड़ा तो वो बहुत सिंपल है, G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब दोनों के बीच में यदि एंगल देखें तो राइट नाउ दिस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। सो दिस एंगल इज 60 डिग्री। वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द नेट वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस। तो ऑब्वियसली हम पैरेललोग्राम यूज करेंगे और वहाँ से नेट फोर्स निकल जाएगा। पैरेललोग्राम क्या बोलता है? द डायगोनल विल गिव द नेट वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, या डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट फोर्स बताएगा आपको। तो यहाँ पर यदि हम डायगोनल को ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से आएगा, और यही क्या बताएगा हमें? नेट वैल्यू ऑफ फोर्स बताएगा। यस और नो? दैट इज द नेट वैल्यू ऑफ फोर्स। अब ये टोटल फोर्स या नेट फोर्स जो निकला है हमारा, दिस इज F नेट, ये कैसे निकलेगा? दो वेक्टर को ऐड करने के बाद आ रहा है। दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं? सिंपल तरीका से रिजल्टेंट का फार्मूला लगा दो आप, जो आप जानते हो। तो चलो यहाँ पे दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फार्मूला निकालना है, यानी नेट फोर्स। तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा। a के जगह पे f है, b के जगह पे भी f है। हालांकि ये अलग अलग हो सकता है, F1 और F2, अभी के लिए दोनों सेम है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स f स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स f स्क्वायर, 2ab मीन्स f इंटू f, और cos कितना डिग्री? 60 डिग्री। सो दिस इज cos 60। लेट अस जस्ट प्लग द वैल्यू, विल गेट द फाइनल फोर्स ओवर हियर। सो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर दैट इज 2f स्क्वायर प्लस दिस इज 2f स्क्वायर, और cos 60 हाफ है सर, ओके, तो हाफ और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखेंगे तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 3f स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 3f स्क्वायर इट मीन्स व्हाट? दैट इज नथिंग बट f रूट 3। अब f की वैल्यू लिख देते हैं। f का फॉर्मूला क्या है? f है फोर्स बिटवीन दिस मास एंड दिस मास, या फिर दिस मास एंड दिस मास। तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा? तो जनरल फार्मूला G m1 m2 अपॉन m डिस्टेंस स्क्वायर। सो विल हैव G, m1 और m2 दोनों सेम है, तो m इंटू m ये हो जाएगा m स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू द साइड लेंथ, तो a स्क्वायर हो गया, और क्या सर? रूट 3। एंड दैट्स द फाइनल आंसर ऑफ नेट वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द मास। ओके, अच्छा, क्वेश्चन में कई बार यदि मास अलग अलग है तो आपको बोल देगा कि स्पेसिफिक इस मास के ऊपर नेट वैल्यू ऑफ फोर्स फाइंड करो। ओके, तो इस तरह के सिचुएशन में नेट वैल्यू ऑफ फोर्स ऐसे निकालते हैं। हालांकि यही क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से भी बना सकते थे। दूसरा तरीका क्या है सर? आपको ऑलरेडी पता है कि ये एंगल कितना है, दोनों फोर्स सेम है, तो दोनों फोर्स सेम है, इसका मतलब रिजल्टेंट जो होगा वो 30 डिग्री के एंगल पे होगा। यानी नेट वैल्यू ऑफ फोर्स
दैट विल एक्ट एट एन एंगल 30 डिग्री। बीच में से रिजल्टेंट पास होगा क्योंकि दोनों तरफ फोर्स सेम है। तो आप क्या करो, ये एंगल 30 और ऊपर से भी एंगल 30, तो F का कंपोनेंट इधर आएगा F cos 30, नीचे से भी आएगा F cos 30, तो टोटल फोर्स हो जाएगा 2F cos 30, और 2F cos 30 का ही मतलब होता है F√3। ओके, तो वहाँ से भी आप बना सकते थे, हालांकि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें आप या फिर ये जनरल मेथड को आप फॉलो कर सकते हो। तो मल्टीपल मास सिस्टम आपको दिया हुआ है, तो ऐसे आप नेट वैल्यू ऑफ फोर्स डेफिनेटली निकाल सकते हैं। मल्टीपल मास सिस्टम में यदि सिस्टम सिमेट्रिक हो तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वो नल पॉइंट हो जाता है। कहने का मतलब एक पॉइंट आपको नोट डाउन करके यहाँ पे रखना है। व्हाट इज दैट पॉइंट सर? पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज दैट पॉइंट? पॉइंट है कि फॉर मल्टीपल मास सिस्टम, लेट मी राइट, फॉर मल्टीपल मास सिस्टम, फॉर मल्टीपल मास system is the system is symmetric if the system is symmetric, if the system is symmetric, then geometrical center will be the null point। यानी ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है वही क्या बन जाएगा, हमारा नल पॉइंट बन जाएगा। बट कंडीशन क्या है? सिस्टम सिमेट्रिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा फील करते हैं इस चीज़ को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिस्टम? हम बेसिकली कहना क्या चाहते हैं? यदि आपसे किसी ने बोला कि वी हैव अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है इस तरह का, ओके, और इसके वर्टेक्स पे इक्वल अमाउंट ऑफ मास रखा हुआ है, मतलब ऑन ऑल द वर्टेक्स वी हैव सेम अमाउंट ऑफ मास, मतलब यहाँ जो मास है, यहाँ जो मास है और यहाँ मास है, ऑल द मासेस आर सेम, m m एंड m। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही बन जाएगा नल पॉइंट। कहने का मतलब इसमें यदि हम जस्ट मीडियन को ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल में मीडियन जहाँ पे हिट करता है, एक ये मीडियन, एक ये मीडियन और एक ये मीडियन, तो तीनों जिस पॉइंट पे हिट कर रहा है वो क्या बन जाएगा? सेंट्रॉयड बन जाएगा। तो जो सेंट्रॉयड है ट्रायंगल का, सेंट्रॉयड, दैट विल बिकम व्हाट? द नल पॉइंट। कहने का मतलब वहाँ के उस पॉइंट के ऊपर यदि किसी भी मास को रखें तो उस पर नेट फोर्स 0 आएगा। यानी यहाँ पे इस केस में ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बिकम व्हाट? नल पॉइंट। ओके, सो दिस विल बिकम द नल पॉइंट। ये नल पॉइंट हो जाएगा, शॉर्ट में लिख देते हैं। सो दिस इज NP, नल पॉइंट। ज्योमेट्रिकल सेंटर नल पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स इस जगह पे जाके कोई भी मास रखेंगे तो ऊपर ये खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, तो नेट फोर्स उस पर 0 आ जाएगा। अच्छा, ये कब होगा? जब सिस्टम सिमेट्रिक हो। उसी तरह से यदि आपको बोला कि स्क्वायर है, मान लेते हैं कि एक स्क्वायर प्लेन है, दिस इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर में भी हर वर्टेक्स पे सेम अमाउंट ऑफ मास को रख दिए, ऑल द वर्टिसेस हैज सेम अमाउंट ऑफ मास, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ऑल द वर्टिसेस हैज सेम अमाउंट ऑफ मास, m m और m। तो ऑब्वियसली जो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल है, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, दैट विल बिकम व्हाट? द लोकेशन ऑफ नल पॉइंट। तो अच्छे से थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। तो इंटरसेक्शन, एक ये डायगोनल बनेगा और दूसरा इधर से आपका ये डायगोनल बनेगा। और ऑब्वियसली द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल मतलब ये पॉइंट है, यही पॉइंट कैसे बिहेव करेगा सर? दिस विल बिहेव एज अ नल पॉइंट। क्यों नल पॉइंट? क्योंकि यहाँ पे जाके कोई भी आप मास रखो तो ये वाला मास इसको ऊपर खींचेगा, नीचे वाला मास ये इधर नीचे खींचेगा, इन दोनों की वजह से फोर्स कैंसिल हो जाएगा। ये वाला मास इसको इधर खींचेगा और ये वाला मास इसको इधर खींचेगा, सो दिस विल बिकम अ लोकेशन ऑफ नल पॉइंट। उसी तरह से बहुत सारे सिमेट्रिक सिस्टम हो सकते हैं। आपको यदि मान लो रेक्टेंगल भी बोला तो वहाँ पे भी ये 0 बैलेंस किया जाएगा। ओके, उसी तरह मान लो सर्कल बोल दिया कि ये सर्कल है, सर्कल का मास दिया है, रेडियस दिया हुआ है, तो इसका जो नल पॉइंट है, नल पॉइंट का मतलब जो सेंटर है वही नल पॉइंट का काम करेगा। तो सेंटर ऑफ द सर्कल दैट विल बी हैव एज अ नल पॉइंट। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्योमेट्रिक, ये सब क्या है? ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिक सिस्टम है। सो दीज आर ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक सिस्टम, तो ये बन जाएगा आपका नल पॉइंट।
मतलब यहाँ पे कोई भी मास रखेंगे तो चारों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा। क्यों? रिंग का कुछ मास इधर है, कुछ मास इधर है, कुछ मास इधर है, कुछ मास इधर, तो हर साइड में सेम अमाउंट में फोर्स लगेगा। और सेम अमाउंट में फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या? नेट फोर्स दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0। तो वही स्टेटमेंट लिखा है मल्टीपल मास सिस्टम के लिए, यानी एक से ज़्यादा मास है या फिर आपका यूनिफॉर्म मास सिस्टम है, तो वैसे केस में सिमेट्रिक सिस्टम यदि हो तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही नल पॉइंट बन जाता है। ज्योमेट्रिकल सेंटर विल बी हैव एज द लोकेशन ऑफ नल पॉइंट। तो इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। हालांकि इस तरीके से 3D में भी हम देख सकते हैं कि एक क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे जाके एक मास को रख दिए तो ऑब्वियसली नेट फोर्स क्या आएगा उसके ऊपर? 0 आएगा। क्यूब कहने का मतलब क्यूब बना सकते हैं ऑब्वियसली। इस तरह से कहने का मतलब सिस्टम सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये पूरा कहानी था द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप ये सारा कहानी क्लियर होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।